नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। दोस्तों, कंपनियों के अपन प्रकार पढ़ रहे थे। समामेलन के आधार पर अपन ने कंपनियों के प्रकार पढ़े, स्वामित्व के आधार पे कंपनियों के प्रकार पढ़े, दायित्व के आधार पे कंपनियों के प्रकार पढ़े, सदस्यों की संख्या के आधार पे कंपनियों के प्रकार पढ़े, और अंशों की क्या मतलब लिस्टेड और अनलिस्टेड, यानी कि अंशों की सूचिता के आधार पे अपन ने प्रकार पढ़े। लेकिन कुछ कंपनियों के प्रकार और अपने पास रह गए हैं, तो अन्य कंपनियों के प्रकार अपन इस क्लास में देखेंगे दोस्तों। अब समय अपने पास कम रहा है, 2 महीने का आपके पास समय रहा है, तो दोस्तों इस 2 महीने में अधिक सामग्री इकट्ठी ना करें। बिल्कुल प्रत्येक सेकंड पेपर के प्रत्येक सब्जेक्ट के 30 40 50 जितने भी पेज के आपके पास नोट्स हैं या कोई पुस्तक है जिसमें से आप पहले पढ़ रहे हैं, मतलब बिल्कुल लिमिटेड मैटर रखना है, सारांशफुल रखना है और उसको याद करना है। ठीक है। किसी ने ऑडिट के मेरे पढ़ाए हुए में से अगर किया है ना दोस्तों, अगर मेरे पढ़ाए हुए में से ऑडिट किया है तो बार बार उसी को रिवाइज करें, उसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बस इतना अपने को ध्यान रखना है। बाकी इधर उधर ज्यादा भटकोगे ना तो एक दो क्वेश्चन के चक्कर में, एक दो क्वेश्चन और अतिरिक्त करने के चक्कर में इधर उधर ज्यादा भटकोगे तो 5 4 क्वेश्चन तो अपने पढ़े हुए में से भी अच्छे सामग्री अच्छे से तैयार नहीं होगी, वहां से भी गलत हो जाएंगे। तो दोस्तों लिमिटेड सामग्री के साथ, अंतिम समय में लिमिटेड सामग्री के साथ मैदान में रहना चाहिए। दोस्तों अन्य कंपनी, दोस्तों बिजनेस मेथड में भी जो अपन करा रहे हैं ना वो सफिशियंट है, सफिशियंट है, सफिशियंट है। अन्य कंपनी दोस्तों, धर्मार्थ कंपनियां सबसे पहला इसमें अपन देखेंगे। धर्मार्थ कंपनियां कौन सी होती हैं, तो दोस्तों आपसे पूछ सकता है धर्मार्थ कंपनियां कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में परिभाषित है, तो दोस्तों धारा 8 में। धर्मार्थ यानी कि जिनका धर्म के उद्देश्य से, सेवा के उद्देश्य से जिन कंपनियों की स्थापना की जाती है जिनका उद्देश्य पैसे कमाना नहीं होता है, ऐसी कंपनियों को धर्मार्थ कंपनियां कहते हैं। और धर्मार्थ कंपनियों की स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 में किया गया है। तो दोस्तों धारा 8 के अधीन पंजीकृत कंपनी को ही क्या कहते हैं, धर्मार्थ कंपनी, लाइसेंसी प्राप्त कंपनी या गैर लाभ उद्देश्य वाली कंपनी के नाम से जाना जाता है। तो इस धर्मार्थ कंपनी के अन्य नाम कौन कौन से हैं आपको ये भी ध्यान रखना है। लाइसेंस प्राप्त कंपनी, लाभ उद्देश्य वाली कंपनी ना, लाभ उद्देश्य गैर लाभ उद्देश्य वाली कंपनी, लाइसेंस प्राप्त कंपनी या फिर धर्मार्थ कंपनी, बोले एक ही बात है। धारा 8 में 2013 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 में इसको परिभाषित किया गया है। दोस्तों जो धर्मार्थ कंपनी होती है उसको अपने नाम के आगे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों लिमिटेड शब्द कौन सी कंपनी के आगे लगता है या आप सबको आगे अपन पढ़ेंगे। सार्वजनिक कंपनी के आगे, सार्वजनिक कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड शब्द लगता है, और प्राइवेट लिमिटेड किसके आगे, निजी कंपनी, निजी कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगता है। धर्मार्थ उद्देश्य वाली कंपनियों के आगे लगाना अनिवार्य नहीं है। दोस्तों इस अधिनियम के तहत सीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में पंजीकरण किया जाता है। धर्मार्थ कंपनियां भी सीमित दायित्व वाली कंपनी होती है। कैसी कंपनी होती है, सीमित दायित्व वाली। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले धर्मार्थ कंपनी की परिभाषा कौन सी धारा में दे रखी है ये आपको याद रहना चाहिए। पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन, धारा 8 में दे रखी है 2013 के कंपनी अधिनियम में। धर्मार्थ कंपनी नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड शब्द लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अनिवार्यता नहीं है। ये धर्मार्थ उद्देश्य से स्थापित कंपनी के दायित्व भी क्या होते हैं, सीमित दायित्व होते हैं। और इस धर्मार्थ कंपनियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, गैर लाभ उद्देश्य वाली कंपनी और लाइसेंस प्राप्त कंपनी भी कहते हैं।
दोस्तों अब दूसरा छोटी लघु कंपनी की अपन बात करेंगे। छोटी कंपनी, लघु कंपनी, स्मॉल कंपनी। तो दोस्तों स्मॉल कंपनी की परिभाषा 285 में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 285 के अंदर 285 के अंतर्गत इसकी परिभाषा दे रखी है। स्मॉल कंपनी बोले, छोटी कंपनी बोले, लघु कंपनी बोले, बात एक ही है। 285 में इसकी परिभाषा दे रखी है, ये आपको याद रखना है कौन सी धारा में परिभाषा है। जो सार्वजनिक कंपनी ना हो, एक शर्त तो ये पूरी करनी पड़ेगी कि सार्वजनिक कंपनी नहीं होनी चाहिए। छोटी कंपनी की परिभाषा में आने के लिए प्रदत्त पूंजी, जिसकी प्रदत्त पूंजी 4 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए और टर्नओवर 40 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, लघु कंपनी कहलाती है। दोस्तों ये प्रावधान जो ये अपन 4 करोड़ और 40 करोड़ वाला प्रावधान, ये 2021 के अंदर संशोधन कर करके जोड़ा गया है। पहले ये 2 करोड़ और 20 करोड़ था, इसको अब इसको भारत सरकार को अधिकार था, उसके तहत इसका प्रयोग करते हुए 4 करोड़ और 40 करोड़ कर दिया गया है। तो दोस्तों आपसे पूछे छोटी कंपनी, लघु कंपनी या स्मॉल कंपनी की परिभाषा कौन सी धारा में दे रखी है, तो 285 में दे रखी है। स्मॉल कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें पूरी करती है, वो सार्वजनिक कंपनी नहीं होनी चाहिए। स्मॉल कंपनी होने के लिए 4 करोड़ से कम उसकी क्या होनी चाहिए, पेड अप कैपिटल होनी चाहिए, यानी प्रदत्त पूंजी होनी चाहिए, और उसका टर्नओवर या विक्रय बोले 40 करोड़ से कम होना चाहिए, वो छोटी कंपनी कहलाएगी। लेकिन सार्वजनिक कंपनी कभी भी छोटी कंपनी नहीं होती, चाहे सार्वजनिक कंपनी का टर्नओवर 4 करोड़ 40 करोड़ से कम हो और 4 करोड़ से कम उसकी पेड अप कैपिटल हो, ये दोनों शर्तें एक साथ पूरी करनी होंगी। दोस्तों ये और शब्द का उपयोग हो रहा है, याद रखना, निम्न पर लागू नहीं है। छोटी कंपनी, लघु कंपनी के प्रावधान किस पर लागू नहीं है, सूत्रधारी कंपनी पर लागू नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये मान लिए होल्डिंग कंपनी और ये सूत्रधारी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, अब ये इस पे लीड करती है। तो दोस्तों ये सूत्रधारी कंपनी जो है इस पर ये लीड करती है, तो ये कंपनी अगर स्मॉल कंपनी होगी तो ये भी स्मॉल कंपनी होगी, अगर ये स्मॉल कंपनी नहीं है तो ये भी नहीं होगी, तो इस पर ये प्रावधान लागू नहीं होता स्मॉल कंपनी का। सहायक कंपनी है किसकी, किसी की सहायक कंपनी या सूत्रधारी कंपनी, होल्डिंग कंपनी या सूत्रधारी कंपनी पर धारा 8 में पंजीकृत कंपनी विशेष अधिनियम द्वारा शासित कंपनी है, जैसे आरबीआई एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना, एलआईसी के तहत एलआईसी एक्ट के तहत एलआईसी की स्थापना, तो ये विशेष अधिनियम से शासित हैं, तो इन पर ये छोटी कंपनी वाला प्रावधान लागू नहीं होगा, यानी कि छोटी कंपनी नहीं कहलाएंगी। सूत्रधारी कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, तो वो भी छोटी कंपनी नहीं कहलाएगी। सहायक कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, वो भी, उस पर भी ये प्रावधान लागू नहीं होगा। अब दोस्तों मृतक निसक्रिय कंपनी, तो दोस्तों ये आपसे पूछे डोमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनी कौन सी होती है, डोरमेंट कंपनी निसक्रिय कंपनी मृत कंपनी होती है। इसका परिभाषा 455(1) में, धारा 455(1) में इसकी परिभाषा दी गई है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत समामेलित कंपनी जिसे भावी परियोजना के लिए निर्मित किया गया है, मतलब 6 महीने बाद कोई परियोजना प्रारंभ होगी या भविष्य में कोई परियोजना लेके आएंगे, अपन कोई प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, उसके लिए इस कंपनी की स्थापना की गई है, तो निसक्रिय डोरमेंट कंपनी कहलाती है। तो दोस्तों देखना, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत समामेलित कंपनी जिसे भावी योजना के लिए निर्मित किया गया है, जिसका कोई महत्वपूर्ण लेखा सौदा नहीं हुआ है, यानी कि जिसका इस वर्ष कोई भी महत्वपूर्ण लेन देन नहीं हुआ है और जिसकी स्थापना किसी भावी प्रोजेक्ट के लिए हुई है, तो वो डोरमेंट कंपनी कहलाती है, यानी कि वो मृत या निसक्रिय कंपनी कहलाती है, असक्रिय मृत निसक्रिय कंपनी कहलाती है। ऐसी कंपनी जिसके विगत 2 वर्षों में, पिछले 2 वर्षों में कोई भी उसने व्यावसायिक लेन देन नहीं किया है, और जो पिछले 2 वर्ष से उसने क्या किया, वित्तीय विवरण, वार्षिक विवरण भी आरओसी के पास, रजिस्ट्रार और कंपनी के पास प्रस्तुत करने होते हैं, वो लेन देन, वो वित्तीय विवरण और अपने लेखा जोखा भी प्रस्तुत 2 साल से नहीं किया है, पिछले 2 साल से, और 2 साल से उसने कोई व्यावसायिक लेन देन नहीं किया है, तो दोस्तों वो मृत निसक्रिय कंपनी डोरमेंट कंपनी कहलाती है, डोरमेंट कंपनी कहलाती है। अब दोस्तों विदेशी कंपनी,
दोस्तों विदेशी कंपनी की धारा, सरकारी कंपनी का कौन सा प्रावधान था, आपको रिवाइज करना है। सरकारी कंपनी का प्रावधान किस में था दोस्तों? सरकारी कंपनी का प्रावधान 245 में था और 242 में विदेशी कंपनी का प्रावधान है। निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होंगी तो विदेशी कंपनी कहलाएगी। भारत के बाहर निर्मित और समामेलित यानी दूसरे देश के कानून के तहत जिसका निर्माण और समामेलन हुआ है। व्यवसाय का कोई न कोई स्थान यानी भारत में व्यवसाय कर रही है, किसी न किसी रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वस्तुएं बेच रही है, खरीद रही है, भौतिक रूप से, या भारत में कोई न कोई व्यवसायिक गतिविधि संपन्न हो रही है, तो वो फॉरेनर कंपनी कहलाएगी, विदेशी कंपनी कहलाएगी। दोस्तों चारों पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, महत्वपूर्ण है चारों पेज, यहां से पर्सन बनने की, एक क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो पेज नंबर 1, 2, 3, 4, तो धन्यवाद दोस्तों। आगे मैं अब आपको लेके आऊंगा सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी में अंतर, क्या क्या अंतर है। अंतर के साथ साथ अपन उसकी विशेषताएं भी पढ़ लेंगे। एक तरह से टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, मस्त होकर के तैयारी कीजिए, लिमिटेड कंटेंट के साथ पढ़िए। मैं रोज ये मार्गदर्शन करने का अतिरिक्त इसलिए प्रयास करता हूं दोस्तों, एग्जाम समय है, एग्जाम समय पर आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। धन्यवाद। अब मैं आगे लेके आऊंगा आपका, ये मैं कंप्लीट कराऊंगा। बिजनेस मेथड अगर मैंने प्रारंभ कर दिया ना तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं कंप्लीट कराऊंगा। मैंने ऑडिटिंग कंप्लीट करा रखी है, बहुत कम समय में करा रखी है, और उससे मेरे को लगता नहीं है उससे ज्यादा आपको इधर उधर भटकने के। उसको पढ़ लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ लो, बढ़िया हो जाएगा काम, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद दोस्तों।